हमारा शरीर मेनली बना हुआ होता है सेल्स से, और ये जो सेल्स है, इस सेल्स के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, जो कि एक जेली जैसा पार्ट होता है जिसमें मेनली सबसे ज्यादा होता है पानी। उस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। उन ऑर्गेनल्स का जो बाउंड्री है, जो मेम्ब्रेन है, और सेल का जो मेम्ब्रेन है, वो कुछ इस तरह का होता है। यहां पर ये जो मॉलिक्यूल्स जो कि खासकर इस मेम्ब्रेन को बना रहा है, इसे फॉस्फोलिपिड कहा जाता है। अगर आप इस फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर को देखें तो आप इसमें बहुत 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 सारे कार्बन एटम्स पाएंगे। यहां जहां भी सी लिखा हुआ है आप समझ जाइए वहां पर कार्बन एटम है। इसी तरह से हमारे बॉडी का जो सेल्स है, उन सेल्स का जो सेंटर है, जिसे कि उसका न्यूक्लियस कहा जाता है, इस न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। वो डीएनए खासकर 4 तरह के मॉलिक्यूल्स एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन से बना हुआ होता है। इनमें भी अगर आप गौर करें तो इनमें भी आपको बहुत बहुत सारे कार्बन एटम्स मिलेंगे। यहां पर जो भी नोड्स आपको दिख रहा है, इन नोड्स में होता है कार्बन एटम। इस तरह से आप देखें हमारे सेल्स के अंदर ज्यादातर कार्बन एटम्स है, और हमारे सेल्स में होते हैं बहुत सारे प्रोटीन्स। वो प्रोटीन्स बना हुआ होता है अमीनो एसिड से। यहां पर भी आप देखें बहुत सारे अमीनो एसिड्स का एग्जाम्पल आपको दिख रहा है। यहां पर भी देखें जो नोड्स है, इन नोड्स में होता है कार्बन एटम्स। इस तरह से आप बहुत बहुत सारे अमीनो एसिड्स को देख सकते हैं। इसी तरह से हमारे बॉडी में जो फैट्स है, वो फैट्स बना हुआ होता है लिपिड मॉलिक्यूल्स से। यहां पर भी आप देखें जो लिपिड मॉलिक्यूल्स है, यहां पर बहुत 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 सारे कार्बन एटम्स आपको दिखेंगे। तो हमारे बॉडी में जो एलिमेंट्स है, इनका अगर आप परसेंटेज देखें तो आप सबसे ज्यादा पाएंगे ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि बॉडी मेनली पानी से बना हुआ होता है, और पानी जो है एक ऑक्सीजन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम मिलके बना हुआ होता है पानी का मॉलिक्यूल। इसीलिए आपको सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का परसेंटेज दिख रहा है। इस ऑक्सीजन को अगर आप हटा दें, मतलब पानी वाला भाग को अगर आप हटा दें, तो बाकी जो हमारे शरीर में बचा उसमें आधा से भी ज्यादा होता है कार्बन। अब ये जो कार्बन है, ये सिर्फ हमारे बॉडी में ही नहीं मिलता। इसका जो मॉलिक्यूल्स है, इससे बना हुआ मॉलिक्यूल्स, ये सिर्फ हमारे बॉडी में ही नहीं मिलता, बल्कि बाहर की दुनिया में बहुत बहुत सारी चीजें जो है ये कार्बन मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। जैसे कि हम जो खाना खाते हैं, इसमें मेनली क्या होता है? प्रोटीन होता है, फैट होता है। हमने देखा कि प्रोटीन और फैट जो है अमीनो एसिड और लिपिड मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है, जिनमें बहुत सारे कार्बन एटम्स होते हैं। और साथ ही साथ होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है शुगर। ये जो शुगर है, ये 2 तरह के मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। यहां पर ग्लूकोज के केस में देखें, जो हरा कलर का आपको बॉल दिख रहा है, ये कार्बन एटम को इंडिकेट कर रहा है, लाल ऑक्सीजन को, और ये जो लाइट ग्रे कलर का बॉल आपको दिख रहा है, ये हाइड्रोजन को इंडिकेट कर रहा है। उसी तरह से फ्रुक्टोज में भी आप देखें बहुत सारे कार्बन एटम्स आप पाएंगे। यहां पर जो डार्क ग्रे कलर का जो बॉल्स आपको दिख रहा है, ये कार्बन एटम को इंडिकेट कर रहा है, लाल ऑक्सीजन को, और लाइट ग्रे जो है ये हाइड्रोजन एटम को इंडिकेट कर रहा है। हम जो रसोई गैस का इस्तेमाल करते हैं, इस रसोई गैस में मेनली होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। यहां पर हरा रंग का जो बॉल है, ये कार्बन को इंडिकेट कर रहा है, और ये जो ग्रे कलर का बॉल्स है, ये हाइड्रोजन को इंडिकेट कर रहा है। सीएनजी में भी होता है कार्बन, क्योंकि सीएनजी मेनली मीथेन से बना हुआ होता है, और मीथेन का मॉलिक्यूल एक कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम से मिलकर बनता है। उसी तरह से पेट्रोल और डीजल भी मेनली कार्बन के मॉलिक्यूल से ही बना हुआ होता है। कार्बन बहुत बहुत सारे मॉलिक्यूल बना सकता है, लगभग 1 करोड़ मॉलिक्यूल बनाता है कार्बन। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये मेनली कार्बन से ही बना हुआ होता है। लेकिन अगर आप कार्बन का कॉम्पोजिशन देखें, अर्थ के क्रस्ट में ये सिर्फ 0.02% ही मिलता है, और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ये सिर्फ और सिर्फ 0.03% एग्जिस्ट करता है। फिर भी कार्बन में इतना डाइवर्सिटी दिखता है। कार्बन का जो मॉलिक्यूल्स है, इतने डाइवर्स अमाउंट में और इतने डाइवर्स स्टाइल में ये मॉलिक्यूल बना सकता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये कार्बन का एक एटम है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसका मतलब इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स होता है, और इसके पास होता है 6 इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल स्टेट में। कार्बन का सबसे अबंडेंट फॉर्म को कहा जाता है कार्बन 12। कार्बन 12 का मास नंबर होता है 12,
मास नंबर होता है प्रोटॉन का नंबर प्लस न्यूट्रॉन का नंबर। तो लॉजिकली आप समझ सकते हैं कि कार्बन में 6 न्यूट्रॉन्स होता है, 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स मिला के हो गए 12, तो मास नंबर 12। वैसे कार्बन के और भी आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 13, कार्बन 14, जिसका कि मास नंबर 13 और 14 होता है। उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होता है वो 7 और 8 होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं सबसे अबंडेंट पाया जाने वाला, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बन, जो कि है कार्बन 12। अब यहां पर देखिए, कार्बन को अगर बॉन्ड बनाना होगा तो वो किस तरह से बॉन्ड बना सकता है। सबसे पहले तो देखिए, बॉन्ड बनाने के लिए एटम्स क्या करता है, वो नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने का टेंडेंसी रखता है। जैसे कि अगर आप सोडियम और क्लोरीन को कंसीडर करें, तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है। अगर दोनों को अपना नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना है, तो सोडियम के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और क्लोरीन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन कम है। उसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए, हम कह सकते हैं उसका नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, तो क्या करता है, ऐसे स्थिति में सोडियम आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे देता है। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करके और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट पूरा करता है, या फिर कहें नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा करता है। और इलेक्ट्रॉन चूंकि निगेटिवली चार्ज्ड होता है, तो सोडियम उस इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन में और क्लोरीन उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होता है। अब ये 2 पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, इनके बीच होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। हमें पता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है और ये दोनों जुड़ जाता है और यहां पर बीच में बनता है बॉन्ड। इस बॉन्ड को कहा जाता है आयनिक बॉन्ड, क्योंकि ये आयंस के बीच एक्ट कर रहा है, इसीलिए आयनिक बॉन्ड। तो क्या कार्बन भी सोडियम की तरह इलेक्ट्रॉन डोनेट करके या फिर क्लोरीन की तरह इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट पूरा करके बॉन्ड बना सकता है? चलिए देखते हैं, क्या ये अपना चारों का चारों इलेक्ट्रॉन्स को, आउटर मोस्ट शेल के चारों इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके, लूज करके, क्या C4+ आयन में कन्वर्ट हो सकता है? तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। आप सबसे पहले देखिए, ये जो न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है और इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है, इनके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। ये दोनों एक दूसरे को पुल करता है। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को हमें यहां से, इस एटम से बाहर निकालना होगा, तो ऑब्वियसली ये जो फोर्स न्यूक्लियस इसे खींचे रखा है, इस फोर्स के अगेंस्ट हमें इसे काम करके बाहर निकालना होगा। मतलब हमें कुछ एनर्जी इसे प्रोवाइड करना होगा, तब जाके यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां से बाहर निकलेगा। तो जितना एनर्जी चाहिए होता है एक इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल स्टेट के एटम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसे कहा जाता है उसका आयनाइजेशन एनर्जी। और चूंकि पहला इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल रहे हैं, इसीलिए इस एनर्जी को फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया। अब जब दूसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाएगा तो भी एनर्जी चाहिए होगा। इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम बाहर निकालेंगे, तो अब दूसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितना एनर्जी चाहिए होता है उसे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। उसी तरह से तीसरे के लिए थर्ड और चौथे के लिए फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी होता है। अब चलिए कुछ लिस्ट देख लेते हैं। यहां पर इस लिस्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स का आयनाइजेशन एनर्जी आपको दिख रहा है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी। अब ध्यान दें कार्बन पे। कार्बन का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होता है 1086.5 इतना किलो जूल पर मोल। मतलब एक मोल कार्बन के हर एक एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए इतना किलो जूल एनर्जी चाहिए होगा। अब सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी उससे ज्यादा है, थर्ड उससे भी ज्यादा और फोर्थ और ज्यादा है। यह एक नॉर्मल ट्रेंड होता है। जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे उस समय आप डिटेल्स में जान पाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। फिलहाल के लिए आप ये जान लें कि फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है। तो आप देख लिए कि कार्बन का आयनाइजेशन एनर्जीज कितना है। अब कुछ मेटल्स का आयनाइजेशन एनर्जी देखते हैं। अगर सोडियम का आयनाइजेशन एनर्जी देखें या फिर मैग्नीशियम का देखें या फिर एल्यूमिनियम का देखें, तो आप ये पाएंगे कि ये आयनाइजेशन एनर्जीज बहुत कम है।
इसीलिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स ये बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, लेकिन कार्बन के केस में ऐसा नहीं होगा। कार्बन का आयनाइजेशन एनर्जी रिलेटिवली ज्यादा है, तो रिलेटिवली ज्यादा होने के कारण इसे 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के लिए बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है नॉर्मल रिएक्शंस में। इसीलिए यह सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या कार्बन बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन्स लेकर C4- आयन में कन्वर्ट हो सकता है? तो यहां पर आप देखें, जो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स है, इनके बीच किस तरह का फोर्सेस काम करता है। यह न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होने के कारण इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ पुल करता है, खींचे रखता है, बांधे रखता है इस न्यूक्लियस के साथ, या फिर कहे इस एटम में इसे बांधे रखता है, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स चूंकि नेगेटिवली चार्ज है, इसीलिए ये एक दूसरे को रिपेल करता है, एक दूसरे से दूर धकेलता है, जो कि इसे अनस्टेबल बनाता है, इस एटम को अनस्टेबल बनाता है। अब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को धकेल के दूर ले जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन दूर जाना चाहता है, वो टेंडेंसी रहता है, क्योंकि इनके बीच होता है रेपल्शन। तो 2 अलग अलग तरीके का यहां पर फोर्स काम कर रहा है। एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच अट्रैक्टिव फोर्स, और नेगेटिव और नेगेटिव के बीच रेपल्सिव फोर्स। एक उसे बांधे रखना चाहता है और दूसरे उसके स्टेबिलिटी को, एटम के स्टेबिलिटी को घटाता है। अगर न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स रहे और अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर 10 हो जाए, बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब करके या गेन करके इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर 10 हो जाए, तो यहां पर आप ये पाएंगे जो धकेलने वाला प्रॉपर्टी है, अनस्टेबल बनाने वाला प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी इंक्रीज कर जाएगा। इसीलिए ऐसे सिचुएशन में ये 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे एटम अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो फिर क्या होगा, यहां पर देखिए कार्बन एटम आपको दिख रहा है, ये उसका न्यूक्लियस और 6 इलेक्ट्रॉन्स। चलिए अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हटा देते हैं, क्योंकि बॉन्डिंग में अंदर वाले शेल्स के इलेक्ट्रॉन का कोई खास रोल होता नहीं है। ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। जैसे इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इसे कितना चाहिए, टोटल 8 चाहिए अपना ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए। अब ये क्या करेगा, अगर मान ले हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बना रहा है, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। अब देखिए हाइड्रोजन को क्या चाहिए, हाइड्रोजन को अपने नियरेस्ट नोबल गैस जो कि है हीलियम, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए उसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसके पास अपना एक है और एक चाहिए, तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो ले लेगा। वो क्या करेगा, वो कार्बन के साथ आकर इस तरह का कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेगा। कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर्ड हो जाएगा, दोनों में शेयर्ड हो जाएगा, हाइड्रोजन में भी और कार्बन में, दोनों में शेयर्ड हो जाएगा। दूसरा हाइड्रोजन भी वही करेगा, तीसरा भी वही करेगा, चौथा भी वही करेगा। तो चारों हाइड्रोजन का जो नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना है वो फुलफिल हो जाएगा, डुप्लेट अपना पूरा कर लेगा ये। और कार्बन के साथ क्या होगा, देखिए कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन था और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिया, तो इसके पास भी हो गया शेयर करने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। तो कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया और इन 4 हाइड्रोजन्स का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। तो इस तरह से शेयर करते हुए ये बॉन्ड बना सकता है। ये आप जो देख रहे हैं ये मीथेन है, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन के साथ वो बॉन्ड बना के ये मीथेन का मॉलिक्यूल बनाता है, और जो बॉन्ड बनता है ये बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड। एक बार 3D स्ट्रक्चर देख लेते हैं मीथेन का, कुछ इस तरह का होता है। ये बीच में है कार्बन और ये ग्रे कलर से जो बॉल देख रहे हैं आप, ग्रे कलर का बॉल, ये हाइड्रोजन को इंडिकेट कर रहा है। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, इस तरह से इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर लेता है और शेयर करके 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। यहां पर ये जो बॉन्ड है, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया है, तो इसे सिंगल बॉन्ड कहा जाता है। एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहां पर एक बॉन्ड बना है। तो यहां पर 4 सिंगल बॉन्ड बनता है मीथेन के केस में। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड की आप बात करें, तो ऑक्सीजन इसके वैलेंस शेल में, दैट मीन आउटर मोस्ट शेल में होता है 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4,
5, 6, यहां भी वही होगा, ये भी ऑक्सीजन है तो यहां भी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में जो होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दोनों को बॉन्ड बनाने के बाद अपना ऑक्टेट को पूरा करना है। तो ऑक्सीजन को देखें, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है ऑक्टेट बनाने से। इस वाले ऑक्सीजन के साथ भी वही होगा, 2 इलेक्ट्रॉन कम है। और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन कम है, तो कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हुए, ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर ऑक्सीजन और कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड बनाएगा और एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड बनाएगा। मतलब ओवरऑल ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन और कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन देगा, डोनेट करेगा, और यहां पर बनाएगा डबल बॉन्ड। और यहां पर भी वही होगा, 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाएगा डबल बॉन्ड। अब गौर से देखें, कार्बन के पास 4 था, इसे और 4 चाहिए था, तो यहां से 2 उसे मिल गया शेयर करते हुए, यहां से 2 उसे मिल गया शेयर करते हुए। सिमिलरली ऑक्सीजन को अगर देखें, इस वाले ऑक्सीजन को, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन था, इसे 2 चाहिए था, तो यहां पर जो 2-2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, तो यहां पर कार्बन से इसे 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। इस वाले ऑक्सीजन के साथ भी यही होगा। तो ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं, इस तरह के बॉन्ड्स को कहा जाता है डबल बॉन्ड। तो यहां पर सिंगल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड बन रहा है। भले ही कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये डबल बॉन्ड है। अब वापस आते हैं मीथेन के केस में। मीथेन के केस में आप देखिए, यहां पर जो बॉन्ड बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, ये बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड होता है, ये तो ठीक है। लेकिन अगर आप एक मीथेन के मॉलिक्यूल और दूसरे मीथेन के मॉलिक्यूल को देखें, अगर दोनों आसपास रहे, तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स, ये जो फोर्स यहां पर या बॉन्ड यहां पर काम कर रहा था, ये इंट्रा मॉलिक्यूलर था या फिर इंटर एटॉमिक था। मॉलिक्यूल के अंदर तो इंट्रा मॉलिक्यूलर, तो ये जो फोर्स यहां पर काम कर रहा है, ये इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स है। लेकिन अगर आप इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स मतलब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच की फोर्स की बात करें, तो वो फोर्स बहुत ही कम होगा। ये बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है, यहां पर भी बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है। अब ये जो हाइड्रोजन्स है, इनके बीच कोई खास अट्रैक्टिव फोर्स या बॉन्ड बनाने लायक कुछ है नहीं कि ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा। वैसे तो इसे बहुत बहुत ठंडा कर दिया जाए तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और भी ठंडा कर दिया जाए तो सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो वहां पर जो बॉन्ड बनता है, सॉलिड बनने का मतलब क्या है, जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड बना के सॉलिड फॉर्म में आ गया है। अब वो हिलडुल नहीं रहा है, सॉलिड फॉर्म में आ गया है। तो सॉलिड बनने का मतलब ही होता है कि जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है वहां पर काम कर रहा है और मॉलिक्यूल्स को बांध के रखा है। वहां पर एक बहुत ही वीक फोर्स काम करता है जिसे कि कहा जाता है लंडन डिस्पर्सन फोर्स। अब इसके बारे में फिलहाल तो इस स्टैंडर्ड में आपके पास समझने लायक कुछ खास है नहीं। आप जब 11th-12th में जाएंगे तो आप इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे कि ये एग्जैक्टली है क्या। अब देखिए, यहां पर एक वीक बॉन्ड काम करता है जिसे कि लंडन डिस्पर्सन फोर्स कहा जाता है। और वो बॉन्ड चूंकि बहुत बहुत वीक होता है, इसीलिए थोड़ा सा गर्म करने से ही वो मेल्ट कर जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में बात कर लेते हैं। ये मान ले एक मॉलिक्यूल है मीथेन का, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं। हम मीथेन को ऑलरेडी सॉलिडिफाई कर चुके हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है, इन मॉलिक्यूल्स के बीच काम कर रहा है लंडन डिस्पर्सन फोर्स। बहुत ही वीक एक फोर्स काम कर रहा है इन सारे मॉलिक्यूल्स के बीच, ये सारे मॉलिक्यूल्स के बीच। अब देखिए, यहां पर बाहर से इसे जो एनर्जी मिलता है, थर्मल एनर्जी, जो नॉर्मली एटमॉस्फेयर से एनर्जी मिल जाता है, उस एनर्जी को गेन करके ये मॉलिक्यूल्स जो है ये वाइब्रेट करता है। अब एनर्जी मिला तो एनर्जी इसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, मतलब ये मूव करने लगेगा, तो ये वाइब्रेट करने लगता है। वाइब्रेट करते 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 अगर इसके पास सफिशिएंट एनर्जी होगा तो इतना वाइब्रेट करेगा कि ये बॉन्ड्स टूट जाएगा। अब चूंकि यहां पर बहुत ही वीक बॉन्ड रहता है, तो बहुत ही कम एनर्जी में ही ये सारे बॉन्ड्स टूट जाता है। हम कह सकते हैं कि बहुत ही कम हीट देने से ही ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वहां भाई लिक्विड के केस में भी थोड़ा बहुत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करता है, फिर उसे और गर्म करते जाए तो वो बॉन्ड भी टूट जाता है और वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। चूंकि इस तरह के केसेस में जो मॉलिक्यूल्स कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ होता है, उनके बीच
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होता है, इसीलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। जैसे कि मीथेन के केस में देखिए, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, -182 डिग्री सेल्सियस, और इसका बॉइलिंग पॉइंट देखें -161.6 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत ही कम टेम्परेचर में ये मेल्ट कर जाता है और बहुत ही कम टेम्परेचर में ये बॉयल भी कर जाता है। अब अगर आप इसे कंपेयर करें आयनिक कंपाउंड्स के साथ, जैसे कि सोडियम क्लोराइड के केस में क्या होता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्लोरीन उसे एक्सेप्ट करता है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होता है और इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। लेकिन यहीं पर सब खत्म नहीं होता, ये जो पॉजिटिव आयन है ये एक दूसरे नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट कर सकता है, अपने साथ जोड़ सकता है। ये नेगेटिव आयन एक दूसरे पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करके अपने साथ जोड़ सकता है और इस तरह का क्रिस्टल स्ट्रक्चर वो बना सकता है। सोडियम क्लोरीन इस तरह से, इसका जो आयन है सोडियम आयन क्लोराइड आयन, इस तरह से एक के बाद एक जुड़ते हुए इस तरह का क्रिस्टल बना सकता है। तो यहां पर जो फोर्स काम कर रहा है, आप देखें सारे आयंस के बीच बहुत बहुत स्ट्रांग फोर्स काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है, स्ट्रांग फोर्स है जो। इसीलिए चूंकि ये फोर्स बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए इनको अलग करना मतलब मेल्ट करना, और भी ज्यादा अलग करना मतलब इसे बॉयल कर देना, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आयनिक कंपाउंड्स का, यहां पर हम सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल देख रहे हैं, आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट लगभग 800 डिग्री सेल्सियस होता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट 1465 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसी कारण से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स जो है ये बहुत बहुत ज्यादा होता है। इस केस में हम कह सकते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो काम करता है। लेकिन हमने क्या देखा कि कार्बन से बने हुए मॉलिक्यूल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। यहां पर आपको कार्बन से बने हुए कुछ कंपाउंड्स जैसे कि इथेन, इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दिख रहा है। ऑब्वियसली ये सब बहुत ही कम है। यहां पर आप मीथेन के एक मॉलिक्यूल का मॉडल देख रहे हैं। यहां पर बीच में ये जो काला बॉल है ये कार्बन एटम को इंडिकेट कर रहा है, और ये जो सफेद बॉल्स है ये सफेद बॉल्स हाइड्रोजन को इंडिकेट कर रहा है। ये है कार्बन और बाकी 4 है हाइड्रोजन एटम। पीछे एक हाइड्रोजन एटम जो है ये छिपा हुआ है। सो इसे मीथेन कहा जाता है, मीथेन, और इसका फॉर्मूला होता है CH4। आपने देखा कि ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। वैसे किताबों में आप इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा पाएंगे, CH, H, H और H, 4 H। सो आपको ऐसा लग सकता है, अपीयर हो सकता है कि ये मानो एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, एक प्लेन में है चारों एटम, लेकिन ऐसा नहीं है। चारों का चारों एटम जो है एक प्लेन में नहीं है, बल्कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ये है मीथेन का स्ट्रक्चर। वैसे कुछ और चीजें यहां पर आप देख ले। यहां पर जो बॉन्ड एंगल होता है, 2 बॉन्ड्स के बीच जो एंगल होता है, इसे बॉन्ड एंगल कहा जाता है। आप गौर से देखिए, ये जो बॉन्ड्स है, इन बॉन्ड्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन से बना हुआ बॉन्ड है। चूंकि इलेक्ट्रॉन से नेगेटिवली चार्ज होता है और उनका टेंडेंसी होता है एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस दूर रहना, तो ये चारों का चारों बॉन्ड इस तरह से 3 डायमेंशनल स्पेस में सिचुएटेड होता है कि इनके बीच का एंगल मैक्सिमम हो। और ये वाला जो एंगल होता है ये नियरली 109.5 डिग्री का होता है, नियरली इतना एंगल होता है। और यही एंगल होता है इन 2 बॉन्ड्स के बीच, वही एंगल होता है इन 2 बॉन्ड्स के बीच। तो मीथेन मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री के आसपास होता है। अब यहां से हम लोग आगे कुछ ऐसा ही और मॉलिक्यूल देखेंगे। यहां पर अगर इस मीथेन मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए तो CH3 बचेगा। वैसा ही एक और CH3 लाकर अगर यहां पर जोड़ दिया जाए, अटैच कर दिया जाए इस तरह से, तो फिर यहां पर हमें एक नया मॉलिक्यूल मिलता है, हमें एक दूसरा मॉलिक्यूल मिलता है। इस मॉलिक्यूल को कहा जाता है इथेन। यहां पर देखिए 2 कार्बन एटम्स है और 6 हाइड्रोजन एटम्स है। ये हो गया इथेन। और इसका अगर फॉर्मूला देखें तो 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन एटम्स है, 6 हाइड्रोजन एटम्स है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आप पाएंगे किताबों में, CC, और यहां पर इस C के साथ, इस कार्बन के साथ
3 हाइड्रोजन एटम और इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम। तो ये भी एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। अब यहां से आगे देखें, अगर हम दूसरे हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करके इसी तरह से CH3 जोड़ते जाएं तो फिर देखें हमें क्या मिलेगा। इसी तरह से हम लंबा चेन बना सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और उसी तरह का एक CH3 का ग्रुप हमने यहां पर अटैच कर दिया। तो इस तरह से आप देखें हमें एक नया मॉलिक्यूल मिल गया। इसे कहा जाता है प्रोपेन। इसका नाम है प्रोपेन और इसका अगर फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला होता है C3, 3 कार्बन एटम्स है और हाइड्रोजन यहां पर 8 हाइड्रोजन एटम्स है। यहां पर इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम और इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है। आप इसे इस तरह से भी रिप्रेजेंटेड पाएंगे किताबों में, C के साथ C और इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन और इसके साथ 3 हाइड्रोजन। मैं हाइड्रोजन यहां पर लिख नहीं रहा हूं, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां और यहां। इसे आप ऐसे भी रिप्रेजेंटेड पाएंगे, CH3 यहां पर देखें CH3 है, उसके साथ बीच में यहां पर CH2 है जुड़ा हुआ, CH2 और यहां पर जुड़ा हुआ है CH3। आप इसे इस तरह से भी रिप्रेजेंटेड पाएंगे। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये है प्रोपेन मॉलिक्यूल। आगे बढ़ते हैं, यहां से अगर फिर से हम एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दें और वहां पर हम उसी तरह से अगर हम CH3 ग्रुप को यहां पर जोड़ दे तो हमें एक नया मॉलिक्यूल मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं इस तरह से हम कितना भी लंबा चेन बना सकते हैं। यहां पर जो आपको दिख रहा है ये मॉलिक्यूल, ये ब्यूटेन है, ये है ब्यूटेन। इसका अगर फॉर्मूला देखें तो कार्बन कितना है, देखें 4 और 4 कार्बन के साथ 10 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसके साथ 3, इसके साथ 3 तो हो गए 6, इसके साथ 2 और इसके साथ 2, टोटल हो गया 10। इसका रिप्रेजेंटेशन आप ऐसा पाएंगे, C के साथ C, उसके साथ C, फिर C और यहां इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन और इसके साथ 3 हाइड्रोजन। मैं हाइड्रोजन यहां पर लिख नहीं रहा हूं। इसका स्ट्रक्चर आप इसका फॉर्मूला आप ऐसा भी पा सकते हैं इस तरह से, CH3, इसके साथ एक CH2 जुड़ा हुआ है, इसके साथ एक CH2 जुड़ा हुआ है और इसके साथ एक CH3 जुड़ा हुआ है। तो ये भी एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। यहां से आगे बढ़ते हैं और इंटरेस्टिंगली हम ये देखेंगे कि ये जो प्रोपेन था, प्रोपेन के यहां से हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया था इस जगह से और CH3 जोड़ा था, लेकिन वो CH3 तो इस जगह पे भी जुड़ सकता है। हमने उस CH3 को जो इस जगह पे जोड़ा था उसके जगह हम किसी और जगह पे भी तो जोड़ सकते हैं। इस तरह से आप देखिए, अगर CH3 को कुछ और जगह पे जोड़ दिया जाए तो हमें यहां पर क्या मिल रहा है। पिछले केस में हमें क्या मिला था, पिछले केस में ब्यूटेन के केस में हमें लंबा चेन मिला था, यहां पर हमें ब्रांच मिल रहा है। देखिए इस तरह से ये चेन तो बना ही रहा है, साथ ही साथ एक ब्रांच भी यहां से इस तरह से निकला है। तो कार्बन से बना हुआ जो मॉलिक्यूल्स है उसका खास बात यही है कि वो लंबा चेन भी बना सकता है और वो इस तरह से वो ब्रांच भी बना सकता है। अब यहां से आगे देखें, यहां पर हमें जो मॉलिक्यूल दिख रहा है ये एक इथेन मॉलिक्यूल है। अब देखिए यहां से अगर हम लोग 2 हाइड्रोजन को यहां से रिप्लेस करें तो क्या होगा, आप सोचे। 2 हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस कर देते हैं तो यहां पर इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन उसे चाहिए होगा, खाली इलेक्ट्रॉन रहेगा बिना बॉन्ड वाला, और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। सपोज हमने इसको और इसको हटा दिया तो इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा और ये दोनों कार्बन एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ था। अब इस कार्बन को चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका ऑक्टेट को इसे फुलफिल करना है और इसे चाहिए एक इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ ये जो खाली इलेक्ट्रॉन है ये शेयर करते हुए एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। तो यहां पर जो आपको सिंगल बॉन्ड इस जगह पे दिख रहा है, वहीं पर बीच में कार्बन कार्बन के बीच, वहीं पर अब आ जाएगा डबल बॉन्ड।
डबल बॉन्ड आएगा कार्बन कार्बन के बीच और दो हाइड्रोजन एटम जो था वो हाइड्रोजन एटम यहां से हट जाएगा। यहां पर आप गौर करें, इस मॉलिक्यूल को कहा जाता है इथीन, ETH, अब ENE होगा, ANE नहीं ENE होगा। इथ जो है ये इंडिकेट करता है दो कार्बन एटम्स है और ENE इंडिकेट करता है कि कार्बन कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड है। इसका अगर फॉर्मूला आप देखें तो ये हो जाएगा C2, दो कार्बन और चार हाइड्रोजन। इसे आप ऐसे रिप्रेजेंटेड पाएंगे, कार्बन कार्बन, इन दो कार्बन्स के बीच एक डबल बॉन्ड और इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन एटम और इस कार्बन के साथ भी दो हाइड्रोजन एटम। यहां पर मैं आपको बता दूं कि चूंकि इस केस में कार्बन तीन बॉन्ड्स बना रहा है, बेसिकली चार बॉन्ड्स बना रहा है लेकिन तीन डायरेक्शन में बॉन्ड बना रहा है। एक तो इस डायरेक्शन में हाइड्रोजन के साथ, दूसरा इस डायरेक्शन में और तीसरा कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बन रहा है, यहां पर डबल बॉन्ड बन रहा है। यहां पर जो बॉन्ड एंगल बनता है, ये बॉन्ड एंगल ऑब्वियसली थ्री पार्ट्स में तोड़े 360 डिग्री को। ये मान ले कार्बन है, एक डायरेक्शन में हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, दूसरे डायरेक्शन में हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड और तीसरे डायरेक्शन में भले ही डबल बॉन्ड है लेकिन ये कार्बन के साथ इस तरह से बॉन्ड बना रहा है। चूंकि तीन डायरेक्शन में बॉन्ड बनेगा, इसीलिए अगर आप 360 डिग्री को थ्री पार्ट्स में तोड़ ले तो यहां पर आपको मिलता है 120। यहां पर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का बनता है और साथ ही साथ यहां आप अगर कॉमन सेंस लगाए तो आप प्रैक्टिकली इसे करके देख ले, किसी भी ओपन स्पेस में आप तीन डायरेक्शन में कुछ भी प्रोपगेट करें, कुछ लकड़ी का टुकड़ा ले ले और उसे प्रोपगेट करें। तो एक पॉइंट से तीन डायरेक्शन में लकड़ी का टुकड़ा अगर आप प्रोपगेट करें, भले ही आपके पास 3 डायमेंशनल स्पेस है, लेकिन अगर इनके बीच मैक्सिमम डिस्टेंस आपको बनाना है तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस 120 डिग्री का ही हो सकता है, 120 डिग्री का ही होगा। और खास बात यह है कि ये एक ही प्लेन में सिचुएटेड होगा। चार बॉन्ड जब था उस समय वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ले रहा था मीथेन के केस में, लेकिन इस केस में ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल होगा। ये जो है ये एक प्लेन में ही रिसाइड करेगा, ये एक 2 डायमेंशनल प्लेन में रिसाइड करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के हम देखेंगे इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये जो इथीन मॉलिक्यूल है C2H4, इसकी खास बात ये है कि ये प्लेनर है और यहां पर ये जो बॉन्ड एंगल बनता है 120 डिग्री का बनता है, यहां पर भी बॉन्ड एंगल जो है ये 120 डिग्री का बनता है। ऐसे ही पिछले केस की तरह यहां से आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहां पर CH3 जोड़ सकते हैं। उसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। 3 कार्बन रहे तो वो प्रोप को इंडिकेट करता है। यहां मान ले ये कार्बन अगर होता और यहां से 3 हाइड्रोजन अगर निकलता, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, तो फिर हम इसे कहते प्रोपीन, प्रोप इन। चूंकि यहां पर डबल बॉन्ड है इसीलिए इन, सिंगल बॉन्ड होने से ये एन हो जाता। यहां से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर इस इथेन मॉलिक्यूल से अगर दो हाइड्रोजन, यहां से इन दोनों को और यहां से इन दोनों को अगर हम रिप्लेस करें और बीच में कार्बन कार्बन बॉन्ड हम लोग इंट्रोड्यूस करें तो फिर हमें मिलेगा इस तरह का ट्रिपल बॉन्ड। 2 कार्बन के बीच हमें मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड और एक एक कार्बन एटम जो है एक एक हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ा हुआ होगा। देखिए यहां पर जो 2 कार्बन एटम है, दोनों का ऑक्टेट जो है ये फुलफिल्ड है। ये कार्बन 3 बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना रहा है और चौथा वाला बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, इस कार्बन के साथ भी वही है। तो इसे कहा जाता है एथ स्टैंड्स फॉर 2 कार्बन एटम है और यहां पर YNE इंडिकेट करता है, ये YNE इंडिकेट करता है कि यहां पर 3 बॉन्ड्स है और ये इथ इंडिकेट करता है कि यहां पर कार्बन के 2 एटम्स है। इसका अगर फॉर्मूला देखें तो ये होगा C2H2। आप इसे ऐसे भी रिप्रेजेंटेड पाएंगे, CC, दोनों C's के बीच 3 बॉन्ड होगा और इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड और इस कार्बन के साथ बनेगा एक बॉन्ड। इसकी खास बात यह है कि ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है, ये एक ही लाइन में होगा, ये एटम ये एक ही सीध में होगा, एक ही लाइन में होगा, तो ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है। अभी आप इस हाइड्रोजन को हटा के इस जगह पे आप एक CH3 जोड़ सकते हैं।
ये इथाइन था, इसके साथ हमने इस हाइड्रोजन को रिमूव किया और हाइड्रोजन को रिमूव करके हम इस जगह पे CH3 इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आप अब ध्यान दें कि ये अब लीनियर नहीं रहा, अब ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन जो है ये 3 डायमेंशनल स्पेस में जो बाहर की तरफ निकला हुआ एक सीध में नहीं है। अब इसका अगर नाम आप देखें तो इसका नाम क्या होना चाहिए? प्रोप तो इंडिकेट करेगा 3 कार्बन एटम्स है, और चूंकि यहां पर एक ट्रिपल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा प्रोपाइन। प्रोप 3 को इंडिकेट कर रहा और ये आइन जो है ये ट्रिपल बॉन्ड को इंडिकेट कर रहा है। इसका फॉर्मूला अगर देखें तो इसका फॉर्मूला होगा C3, और हाइड्रोजन कितना है देखें, 1 2 3 4 हाइड्रोजन, C3H4। तो ये हो गया प्रोपाइन, और इसका रिप्रेजेंटेशन आप ऐसा भी देखेंगे किताबों में, C के साथ C ट्रिपल बॉन्ड और एक C सिंगल बॉन्ड में जुड़ा हुआ है। यहां पर एक हाइड्रोजन है और यहां पर 1 2 और 3 हाइड्रोजन्स है। तो इस तरह से ये हो गया प्रोपाइन। तो फिर देखिए हमने क्या देखा अब तक? हमने ये देखा कि कार्बन के पास एक यूनिक एबिलिटी होता है बॉन्ड बनाने का अलग कार्बन एटम्स के साथ। ये लंबे लंबे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बना सकता है, एक के बाद एक कार्बन जुड़ता हुआ बहुत लंबा बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बन सकता है। इस प्रॉपर्टी को, एक कार्बन के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा एटम्स, कार्बन एटम्स का जुड़ना, इस प्रॉपर्टी को, ये लंबा और भी बहुत लंबा जुड़ सकता है, इस प्रॉपर्टी को कैटनेशन कहा जाता है। ये जो कंपाउंड्स है, कार्बन कंपाउंड्स है, ये लंबा चेन बना सकता है, हमने देखा चेन बना सकता है। ये ब्रांच्ड चेन भी बना सकता है, हमने ब्रांच भी देखा किस तरह से ये बना सकता है। और ये रिंग भी फॉर्म कर सकता है, रिंग के बारे में हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। ये रिंग भी फॉर्म कर सकता है। इसीलिए कार्बन का इतना वर्सेटाइल नेचर होता है, इसीलिए कार्बन करोड़ों कंपाउंड्स बना सकता है, बहुत 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 सारे कंपाउंड्स बना सकता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत लंबा चेन, ब्रांचेस और रिंग्स कुछ भी बना सकता है। अब यहां पर देखें, यहां पर हमने क्या देखा? यहां पर देखें एक कार्बन एटम है, यहां पर 2 कार्बन एटम्स है, यहां पर 3 कार्बन एटम्स है, इस तरह से 4 कार्बन एटम है। तो ये देखिए किस तरह से चेन बना रहा है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इसी तरह से 4 से 5, 6, 7, 8, 9, 10, बहुत लंबा चेन बना सकता है। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि यहां पर ये चेन भी बना सकता है, और CH3 अगर यहां न जुड़ के यहां जुड़ जाता तो फिर ये इस तरह का ब्रांच भी बना सकता था। इसीलिए कार्बन का नेचर इतना वर्सेटाइल होता है, ये इतने सारे कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से भी जुड़ा हो सकता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ा हो सकता है। इसीलिए इतना सारा वेरिएशन आता है इसके कंपाउंड्स में। जो कंपाउंड्स जहां पर कि कार्बन कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड, सिर्फ और सिर्फ पूरे मॉलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, उसे सैचुरेटेड कंपाउंड कहा जाता है। और जो कंपाउंड, जिस कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच एटलीस्ट एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहा जाता है। जैसे कि ये सैचुरेटेड कंपाउंड का एग्जांपल है, कार्बन कार्बन के बीच देखे यहां पर सिंगल बॉन्ड है, ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, और यहां पर डबल बॉन्ड है तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। इसे आप ऐसे भी रिप्रेजेंटेड देखेंगे, C2H6 और यहां पर C2H4, यहां पर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड अगर रहे कार्बन कार्बन के बीच तो उसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहा जाता है। अब देखिए, अगर हम एक ऐसा स्ट्रक्चर लेते हैं, कार्बन कार्बन, उन 2 कार्बन्स के बीच एक डबल बॉन्ड, और नेक्स्ट कार्बन के साथ ये सिंगल बॉन्ड में जुड़ेगा, तो यहां पर जो खाली जगह है वहां पर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और यहां पर भी एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। सो यहां से भी एक बॉन्ड निकलेगा जो कार्बन के साथ जुड़ सकता है। अगर हम लोग इसी तरह का और 2 स्ट्रक्चर्स ले, एकदम सेम इसी तरह का एक स्ट्रक्चर और ले आए और इसके साथ अगर हम जोड़ दें, अब देखिए इसी तरह का स्ट्रक्चर हम जोड़ेंगे इसके साथ, तो फिर देखिए यहां पर अब हमने जोड़ दिया 4 टोटल 4 कार्बन एटम हो गया। अब इसी तरह का एक और स्ट्रक्चर को अगर हम जोड़े तो हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पाएंगे कि ये जो है ये फॉर्म करेगा एक रिंग। यहां पर देखिए 6 कार्बन एटम मिलके एक रिंग बना रहा है, और ये प्लेनर मॉलिक्यूल होगा, और ये रिंग में होगा एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, कार्बन इस तरह से जुड़ा हुआ होगा, और ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल होगा। और इस मॉलिक्यूल को कहा जाता है बेंजीन।
इसे कहा जाता है बेंजीन। इसका नाम है बेंजीन। इसका अगर आप फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला होगा C कितना है, 6 है, 6C, और हाइड्रोजन भी 6 है, C6H6। इसका स्ट्रक्चर आप ऐसा पाएंगे, कार्बन 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 कार्बन, और यहां पर कार्बन और कार्बन, यहां डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और इस तरह से हाइड्रोजन हाइड्रोजन हर एक के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से कार्बन जो है ये रिंग भी फॉर्म कर सकता है। और ये प्लेनर क्यों होता है, क्योंकि देखिए जैसे यहां पर डबल बॉन्ड बन जाता है तो यहां पर ये बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है, 120 डिग्री का हो जाता है। यहां पर भी ये बॉन्ड एंगल जो है ये 120 डिग्री का हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी 120 डिग्री का हो जाएगा, यहां पर भी वो एंगल 120 डिग्री का हो जाएगा, यहां भी 120 डिग्री का हो जाएगा, यहां भी 120 डिग्री का हो जाएगा। तो ये एक हेक्सागन फॉर्म करेगा। और थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था कि ऐसे सिचुएशन में ये जो पार्ट होगा, ये जो सेक्शन होगा, ये सेक्शन एक प्लेनर सेक्शन होगा। सिमिलरली क्योंकि यहां भी डबल बॉन्ड है तो ये भी एक प्लेनर सेक्शन होगा, ये भी डबल बॉन्ड है तो ये सेक्शन भी जो है ये एक प्लेनर सेक्शन होगा। इसीलिए बेंजीन मॉलिक्यूल जो है ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। खास बात यह है कि कार्बन मुड़ते हुए रिंग बनाते हुए भी मॉलिक्यूल बना सकता है। तो देखिए ये चेन बनाते हुए मॉलिक्यूल बना सकता है, ब्रांच बनाते हुए मॉलिक्यूल बना सकता है, और इस तरह से चेन या फिर कहे रिंग बनाते हुए भी मॉलिक्यूल बना सकता है। अब देखिए कार्बन जो है इसको 4 बॉन्ड बनाना है, तो हो सकता है ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए, हो सकता है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए, ऐसा भी हो सकता है किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाए, जैसे कि ऑक्सीजन दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ ऑक्सीजन के साथ बना सकता है, हाइड्रोजन के साथ तो बनाता ही है, नाइट्रोजन के साथ बना सकता है, सल्फर क्लोरीन जैसे और भी बहुत सारे एलिमेंट के एटम के साथ ये बॉन्ड बना सकता है। जैसे कि यहां पर आप एग्जाम्पल देखें, यहां पर आपको इथेन का एग्जाम्पल दिख रहा है। यहां पर इस हाइड्रोजन पे गौर करें, ये अगर रिप्लेस्ड हो जाए और इसके जगह पे अगर कोई मोनोवेलेंट सिंगल वैलेंसी वाला एलिमेंट का एटम आके जुड़ जाए तो ये भी पॉसिबल है। इस क्लोरीन को क्या चाहिए, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्लोरीन यहां पर इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, यहां पर ये डोनेट कर देगा एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इस तरह से यहां पर इलेक्ट्रॉन शेयर करते हुए ये बॉन्ड बना सकता है इस तरह से। सो यहां पर क्लोरीन की जगह कोई दूसरा एलिमेंट का एटम रह सकता है, या फिर यहां पर कुछ ऐसे आयंस भी रह सकता है, जैसे कि यहां पर ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है, और जो दूसरा बॉन्ड इसे बनाना है ये दूसरा बॉन्ड ये इस कार्बन के साथ बना रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास अपना ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होता है। तो वही 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर एक हाइड्रोजन के साथ दूसरा कार्बन के साथ बॉन्ड बना के ये फुलफिल कर सकता है। तो इसी तरह से हाइड्रोजन की जगह दूसरा एलिमेंट का एटम आके जुड़ के नए नए तरीके का मॉलिक्यूल बना सकता है। और कौन आके जुड़ रहा, किस तरह का एलिमेंट आके जुड़ रहा है, इस पे डिपेंड करेगा कि उस मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी किस तरह का होगा। और साथ ही साथ कार्बन इतना लंबा चेन इसीलिए भी बना सकता है क्योंकि जो कार्बन बॉन्ड बनाता है दूसरे एलिमेंट के साथ वो बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड होता है, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन जो है ये एक बहुत ही छोटा एटम है। अब छोटा एटम होने के कारण जो बॉन्ड है वो न्यूक्लियस के बहुत करीब होता है, और न्यूक्लियस उसे बहुत स्ट्रांगली बाइंड करके रख सकता है, कार्बन का साइज स्मॉल होने के कारण। अब हम लोग बात करेंगे होमोलॉगस सीरीज पे। तो देखिए यहां पर आपको क्या दिख रहा है, यहां पर आपको दिख रहा है मीथेन CH4। तो अब क्या करते हैं हम लोग, इस मीथेन में अगर हम CH2 ऐड कर दे बीच में यहां पर तो ये बन जाएगा इथेन। सिमिलरली यहां पर अगर हम CH2 ऐड कर दे तो ये बन जाएगा प्रोपेन, और इसमें भी अगर हम CH2 ऐड कर दे तो ये बन जाएगा ब्यूटेन। तो आप गौर करें यहां पर CH4 से C2H6 जाने के लिए, मतलब मीथेन से इथेन जाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक कार्बन चाहिए और 2 हाइड्रोजन एटम चाहिए। सिमिलरली इथेन से प्रोपेन में जो डिफरेंस है वो एक कार्बन का है और 2 हाइड्रोजन का है। तो यहां पर जो डिफरेंस है यहां भी आपको प्रोपेन से ब्यूटेन जाते हुए भी आपको वही डिफरेंस दिखेगा, CH2 का डिफरेंस है। तो इस तरह के सीरीज को यहां पर आगे आप बढ़ते जाए, जितना बढ़ेंगे CH2 का ही डिफरेंस मिलेगा। आप समझ सकते हैं यहां पर अगर आप चेन को ब्रेक करें यहां पर, और यहां पर आप CH2 अगर इंसर्ट करें तो ये नया एक मॉलिक्यूल बनेगा।
इस तरह से जितना आप इस सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे CH2 ऐड करते करते आप बहुत लंबा चेन बना सकते हैं। सो इस तरह के सीरीज को, ये जो सीरीज है जहां पर एक से दूसरे का जो डिफरेंस है ये CH2 का डिफरेंस है, सेम डिफरेंस है, यहां भी CH2, यहां भी CH2, यहां भी CH2, तो इस तरह के सीरीज को होमोलॉगस सीरीज कहा जाता है। एक उसी तरह का एक और सीरीज देखते हैं, यह है इथीन। ENE इंडिकेट कर रहा है कि डबल बॉन्ड है, इथ इंडिकेट कर रहा है 2 कार्बन एटम है। अब यहां पर क्या करते हैं, यहां पर भी हम लोग अगर CH2 जोड़ दे तो ये बन जाएगा प्रोपीन, फिर यहां पर अगर हम लोग CH2 जोड़ दे तो ये बन जाएगा ब्यूटीन। तो ये भी एक होमोलॉगस सीरीज है। इथीन से प्रोपीन जाते हुए हमें 1 कार्बन चाहिए और 2 हाइड्रोजन चाहिए। सिमिलरली यहां से यहां प्रोपीन से ब्यूटीन जाते हुए हमें 1 कार्बन चाहिए, C3 से C4, और हाइड्रोजन चाहिए हमें 2। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में। यहां पर जो हमने थोड़ी देर पहले बात किया था, यहां पर अगर आप इसका फॉर्मूला देखें, यहां पर ये क्या है, ये है ब्यूटेन। यहां पर इसका अगर फॉर्मूला देखें तो कार्बन कितना है, 1 2 3 4, सो 4 कार्बन। हाइड्रोजन कितना है, इसके साथ 3, इसके साथ 3, 3 3 6 हो गया, और इसके साथ 2 और इसके साथ 2, तो 10 हाइड्रोजन है, C4H10। और यहां पर अगर आप इसमें देखें तो आपको सेम फॉर्मूला मिलेगा। कार्बन है 1 2 3 4, सो कार्बन है 4, और यहां पर 3 3 6 और 3 9, और इसके साथ 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि 3 बॉन्ड तो कार्बन के साथ बनाएगा, 1 बचा हुआ रहेगा वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, तो 9 और 1 हो गया 10। तो अगर आप इसका फॉर्मूला देखें इन दोनों का, तो इन दोनों का फॉर्मूला जो है एग्जैक्टली सेम है। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है। आप थोड़ा डिटेल्स में यहां पर देख लीजिए, देखिए C4H10 है, यहां पर भी C4H10 है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर्स है वो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जैसे कि इस केस में हमने क्या देखा था, C4H10, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर जिनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है जिनका, उन्हें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहा जाता है। तो जो एग्जाम्पल हमने देखा वो एग्जाम्पल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का था। कार्बन ये एक ऐसा मैजिकल एलिमेंट है जो कि लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स बना सकता है। कभी ये चेन बनाता है तो कभी ये ब्रांच बनाता है, कभी ये रिंग फॉर्म करता है और अलग अलग तरीके के एलिमेंट के साथ जुड़ता है और अलग अलग मॉलिक्यूल बनाता है। कभी ये सिंगल बॉन्ड बनाता है तो कभी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहता है, कभी ट्रिपल बॉन्ड रहता है। इस तरह से तमाम तरह से ये मॉलिक्यूल्स बना पाता है। तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स को अगर अलग अलग नाम दिया जाए, सारे कंपाउंड्स को अगर अलग अलग नाम दिया जाए तो फिर ये बहुत ही कम्बरसम होगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक तरीका अपनाया गया है कि सिमिलर काइंड ऑफ, उसमें एक पैटर्न ढूंढा जाए और सिमिलर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक तरह से नाम दिया जाए। तो पैटर्न ढूंढना कार्बन के कंपाउंड में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसी से उसे नाम दिया जाता है। तो किस तरह से हम नाम देते हैं, आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे, कार्बन कंपाउंड्स को कैसे नाम दिया जाता है। तो सबसे पहला टास्क जो है वो ये है कि उस मॉलिक्यूल में कार्बन के एटम का कितना नंबर है, ये सबसे पहले हमें खोजना पड़ता है, ये देखना पड़ता है। जैसे यहां पर आपको 4 मॉडल्स दिख रहा है। इन मॉडल्स में ये काला बॉल जो है ये कार्बन को इंडिकेट कर रहा है, कार्बन एटम को इंडिकेट कर रहा है। तो यहां पर देखिए कार्बन का 1 एटम है इस मॉलिक्यूल में, इस मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है, इस मॉलिक्यूल में कार्बन के 3 एटम्स है और इसमें कार्बन के 4 एटम्स है। सबसे पहला काम हमें यही ढूंढना होता है कि कार्बन के कितने एटम्स है। अगर 1 रहे तो उसके लिए हम जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो होता है मिथ, जैसे कि मीथेन हो गया। 2 अगर रहे कार्बन एटम तो उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं इथ, इसी तरह से 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, इसी तरह से आप इस लिस्ट में देख सकते हैं 10 के लिए होगा डेक। अब देखिए हमें पता है कि ये जो मॉलिक्यूल है, 1 कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम्स,
ये मिलके जो मॉलिक्यूल बनाता है उस मॉलिक्यूल को हम मीथेन कहते हैं। यहां पर आप इस मिथ पे ध्यान दें। ये मिथ जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि इस मॉलिक्यूल में कार्बन एटम का जो नंबर है ये 1 है, एक ही कार्बन एटम है, इसीलिए यहां पर मिथ है। अगर 2 रहे तो इथ होगा, 3 रहे तो प्रोप होगा, 4 रहे तो ब्यूट होगा। अब देखिए, अगर कार्बन कार्बन जितने भी कार्बन एटम्स हैं सब अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहे एक दूसरे के साथ, और कार्बन के साथ अगर सिर्फ और सिर्फ कार्बन के अलावा सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहे, तो फिर हम लोग उस नाम के अंत में ANE जोड़ते हैं, एन जोड़ देते हैं। जैसे कि यहां पर ये हो गया मिथ एन, एक कार्बन है तो इसीलिए मिथ, और चूंकि सारे हाइड्रोजन यहां पर जुड़ा हुआ है, सबका सब सारा का सारा बॉन्ड हाइड्रोजन का है, तो इसीलिए ये एन, मिथ एन। यहां पर देखिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और बाकी हाइड्रोजन है, 2 कार्बन के लिए इथ, और चूंकि वो प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और बाकी हाइड्रोजन, तो इसीलिए एन इथेन। वही चीज आपको यहां पर भी दिखेगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और बाकी हाइड्रोजन, तो ये हो गया प्रोप एन। वो वही प्रॉपर्टी आपको यहां पर भी दिखेगा। 4 कार्बन है तो ब्यूट, तो 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, बाकी हाइड्रोजन, तो ये हो गया ब्यूटेन। अब सबको एक साथ देखते हैं। यहां पर ये हो गया मीथेन, ये हो गया इथेन, ये हो गया प्रोपेन, उसी तरह से ये हो गया ब्यूटेन, ये हो गया पेंटेन, और ये हो गया हेक्सेन। कभी कभी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी रह सकता है, तो वैसे कंपाउंड्स को अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहा जाता है। उस केस में अगर डबल बॉन्ड रहे कार्बन कार्बन के बीच, कहीं पर भी डबल बॉन्ड रहे, तो हम एन के जगह ईन लिखते हैं, ENE। अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड रहे कहीं भी, तो एन के जगह हम आइन लिखते हैं, YNE। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमें पता है ये प्रोपेन है, 3 कार्बन तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, बाकी हाइड्रोजन है, तो ये हो गया एन, प्रोप एन। अगर कहीं पर डबल बॉन्ड रहा कार्बन कार्बन के बीच, तो ये हो जाएगा प्रोप ईन, डबल बॉन्ड के लिए ENE। और अगर कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड रहे तो वही हो जाएगा आइन, तो ये हो गया प्रोप आइन। प्रोप इंडिकेट कर रहा 3 कार्बन, और ये आइन इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड है। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ रहे, वो इस हाइड्रोजन को कोई यहां से रिप्लेस करके यहां आके जुड़ जाए। जैसे कि यहां हाइड्रोजन की जगह यहां पर OH ग्रुप है, यहां पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है और इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है। तो ऐसा सिचुएशन में ऑब्वियसली कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, तो उसे हमें अलग से नाम देना होगा। तो यहां पर इसे कहा जाता है मिथेनॉल। ये देखिए, ये मीथेन है और ये मिथेनॉल। मीथेन हाइड्रोजन को OH ने रिप्लेस कर दिया, तो ये मिथेनॉल हो गया। अब हमें यही देखना है कि इस तरह का ग्रुप अगर आके जुड़ेगा तो उसका नाम हम किस तरह से देते हैं। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप रहे, जैसे कि यहां पर ये OH जो है, इसे फंक्शनल ग्रुप कहा जाएगा। कोई अगर फंक्शनल ग्रुप रहे तो उसका जो नाम होगा उस कंपाउंड के नाम में उस फंक्शनल ग्रुप का कुछ इंडिकेटेड होना चाहिए, तब हमें समझ में आएगा कि उस कंपाउंड में किस तरह का फंक्शनल ग्रुप है। मतलब फंक्शनल ग्रुप अगर रहेगा तो हमें नाम को चेंज करना होगा, कुछ जोड़ना होगा। या तो हमें प्रीफिक्स के तौर पे पहले कुछ जोड़ना होगा, या फिर सफिक्स के तौर पे बाद में कुछ जोड़ना होगा इस फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करने के लिए। चलिए कुछ फंक्शनल ग्रुप्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए कंपाउंड हेलो एल्केन। हेलो एल्केन किसे कहा जाता है? अगर क्लोरीन ब्रोमीन जैसे हैलोजन अगर किसी एल्केन के साथ जुड़ जाए, एल्केन के एक हाइड्रोजन को हटा के, एल्केन मतलब जैसे कि मीथेन हो गया एल्केन, प्रोपेन हो गया एल्केन, इथेन हो गया एल्केन। उसी तरह से किसी भी एल्केन में अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन ब्रोमीन आ जाए तो फिर इसे हेलो एल्केन कहा जाता है। जैसे कि यहां मान ले कार्बन जुड़ा हुआ है इस क्लोरीन के साथ और यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, तो यहां पर हाइड्रोजन है, तो ये हो जाएगा हेलो एल्केन। या फिर इस हाइड्रोजन की जगह कार्बन है, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां पर और यहां हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा हेलो एल्केन। एल्केन के एक हाइड्रोजन को अगर क्लोरीन रिप्लेस कर देता है या किसी भी तरह का हैलोजन अगर रिप्लेस कर देता है तो ये हो जाएगा हेलो एल्केन।
उसी तरह से किसी कार्बन कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन को OH ग्रुप अगर रिप्लेस करता है तो फिर वो हो जाएगा अल्कोहल। और अगर कहीं पर किसी कार्बन कंपाउंड में आपको ये वाला ग्रुप दिख जाए तो आप समझ जाइए ये एल्डिहाइड है। अगर आपको इस तरह का ग्रुप दिखे तो आप समझ जाइए ये कीटोन है। दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए मैं यहां पर एक कंपाउंड बना के देता हूं आपको। यहां पर देखिए कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड ही खाली है, तो यहां पर एक कार्बन जुड़ गया, मान ले एक और कार्बन जुड़ गया, बाकी यहां पर हाइड्रोजन्स है, यहां पर हाइड्रोजन्स है, तो ये हो गया एल्डिहाइड। अब देखिए यहां पर कीटोन के केस में क्या होगा, कार्बन का एक बॉन्ड इधर, दूसरा बॉन्ड इधर, तो यहां भी कार्बन जुड़ेगा, यहां भी कार्बन जुड़ेगा, आगे और भी कार्बन जुड़ सकता है और बाकी हाइड्रोजन रहेगा। तो इस तरह का जो कंपाउंड होगा, इस कंपाउंड को कीटोन कहा जाएगा। ये हो गया कीटोन और ये हो गया एल्डिहाइड। तो दोनों में डिफरेंस आप समझ सकते हैं। यहां कार्बन का दो बॉन्ड, दो कार्बन जुड़ेगा यहां पर इस कार्बन के साथ, और यहां पर इस कार्बन के साथ सिर्फ एक ही बॉन्ड हो सकता है जो कि उस चेन में दूसरे कार्बन के साथ वो जुड़ेगा। उसी तरह से अगर कहीं पर आपको ये वाला ग्रुप दिख जाए तो ये एसिड को इंडिकेट करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को इंडिकेट करता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पर यहां कार्बन जुड़ा हुआ है, यहां भी कार्बन जुड़ा हुआ है और बाकी हाइड्रोजन्स यहां पर जुड़ा हुआ है। हो सकता है हाइड्रोजन की जगह कुछ और भी जुड़ा हुआ रहे। तो ये बेसिक कुछ अंडरस्टैंडिंग था कुछ कंपाउंड्स का, जो फंक्शनल ग्रुप्स है वो फंक्शनल ग्रुप किस तरह का होता है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हेलो एल्केन का एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहां पर। जैसे यहां पर अगर हाइड्रोजन होता तो ये क्या होता, देखिए यहां पर अगर हाइड्रोजन होता तो इसे हम प्रोपेन कहते, ये हो जाता प्रोपेन, ठीक है। अब चूंकि यहां पर हाइड्रोजन के जगह पे एक हैलोजन जुड़ा हुआ है तो ये हेलो एल्केन हो गया। अब हैलोजन कौन सा जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो इस केस में अगर हैलोजन जुड़ा हुआ रहे, हेलो एल्केन हो, तो इस तरह के केस में हमें प्रीफिक्स के तौर पे क्लोरीन के लिए क्लोरो, अगर ब्रोमीन रहता तो ब्रोमो, आयोडीन रहता तो आयोडो, इस तरह से हमें प्रीफिक्स के तौर पे इसे जोड़ना होता है। तो ये प्रोपेन जो है, चूंकि ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन की जगह, तो यही हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। अब देखिए यहां पर ये प्रोपेन होता, अगर यहां हाइड्रोजन रहता, यहां पर ब्रोमीन है, तो ये हो गया ब्रोमोप्रोपेन। अब देखिए अल्कोहल का एग्जांपल। यहां पर हाइड्रोजन की जगह पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर हाइड्रोजन होता, यहां ऑक्सीजन अगर ना होता, यहां पर अगर ऑक्सीजन ना हो के हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता, तो ये क्या होता, ये होता प्रोपेन, ये होता प्रोपेन। अब देखिए चूंकि यहां पर ये अल्कोहल बन गया है, यहां पर ये OH जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है, तो उस OH के लिए चूंकि वो अल्कोहल है, अल्कोहल को इंडिकेट करने के लिए सफिक्स के तौर पे, मतलब बाद में हमें OL जोड़ना होता है। तो यहां हमें OL जोड़ना होगा, लेकिन ध्यान दें इस तरह के केस में, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के केस में लास्ट में जो E है, अगर सफिक्स में कुछ जुड़ रहा है जिसके पहला लेटर जो है वो अगर ववेल है, तो दो लगातार ववेल्स यहां पर नहीं होता है। इस केस में हमें क्या करना होता है, इस ई को हटा देना होता है। लास्ट में जो ई है उस ई को हटा के ये जो सफिक्स का OL है, सफिक्स का OL को यहां पर अपेंड करना होता है, जोड़ना होता है। यहां पर ध्यान दे, अगर यहां पर इथेन होता, क्लोरो इथेन होता, अगर एक कार्बन मैं यहां से हटा देता हूं, यहां से एक कार्बन मैंने हटा दिया, ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये इथेन हो जाता। तो क्लोरो इथेन के केस में, इस केस में हम इस O को नहीं हटाते हैं। ये कब हटेगा, ये तब हटता है जब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन रहता है और उसके बाद ऐसा सफिक्स जुड़ता है जिसके शुरुआत में ववेल है, तो फिर वहां से ये लास्ट का जो ई है वो लास्ट का ई हट जाता है। अब आते हैं एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड से पहले एक ही साथ देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन को। तो यहां पर ये एल्डिहाइड का एग्जाम्पल है। देखें हमें वो वाला फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप हमें यहां पर दिख रहा है। तो ये एल्डिहाइड है। सबसे पहले तो हमें क्या काउंट करना होता है, कार्बन का नंबर काउंट करना होता है। तो कार्बन 3 है तो ये प्रोपेन हो गया, ये हो गया प्रोपेन। अगर हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ रहता है, ये कार्बन भी 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ रहता तो ये प्रोपेन होता।
अब इस प्रोपेन का 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया एक ऑक्सीजन ने, डबल बॉन्ड बना दिया, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। सो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनते साथ, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनते साथ ये क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया। देखिए ये जो ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, इसको ध्यान देना है आपको। ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड कीटोन में भी जुड़ता है, लेकिन उस केस में ऑक्सीजन जिस कार्बन के साथ जुड़ेगा वो कार्बन 2 अलग अलग कार्बन से जुड़ेगा। यहां पर ये कार्बन देखिए एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड के लिए लास्ट में हमें Al जोड़ना होता है, तो यहां पर Al जोड़ने से पहले इस E को हमें रिप्लेस करना होगा, क्योंकि A जो है ये A वोवेल है, तो ये हो जाएगा प्रोपेनल। उसी तरह से यहां पर आपको कीटोन का एग्जाम्पल दिख रहा है। ये ऑक्सीजन जो है ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये जो ग्रुप है ये फंक्शनल ग्रुप, ये कीटोन को इंडिकेट कर रहा। चूंकि अगर यहां पर हाइड्रोजन होता, 2 हाइड्रोजन होता तो प्रोपेन होता, चूंकि यहां पर कीटोन बन गया ये, तो प्रोपेन के साथ हम ONe जोड़ देते हैं। E रिप्लेस हो गया, प्रोपेन का E जो है वो हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और ये ONe जुड़ जाएगा। ONe इंडिकेट कर रहा कीटोन को, तो ये प्रोपेनोन है। सिमिलरली यहां पर ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहां पर 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लास्ट में हमें ओइक एसिड लिखना होता है, तो प्रोपानोइक एसिड। अब चलिए कुछ कंपाउंड्स को हम नाम देंगे। यहां पर हमें एक कंपाउंड दिख रहा है, इस कंपाउंड को हमें नाम देना है। सबसे पहले तो देखिए यहां पर ब्रोमीन हैलोजन है, ये जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा हैलो एल्केन। सबसे पहले तो मैं ये लिख लूं कि ये एक हैलो एल्केन है। हैलो एल्केन मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये हैलो एल्केन है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले कार्बन का नंबर हमें ढूंढना है, तो कार्बन का नंबर है 2 होते साथ इसका नाम में इथ रहेगा, और चूंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो ये इथेन होगा, और चूंकि यहां पर एक हाइड्रोजन को ब्रोमीन ने रिप्लेस किया है तो ब्रोमो जो है चूंकि पहले आता है तो यहां हम ब्रोमो लिखेंगे, तो इसका नाम हो गया ब्रोमो इथेन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहां पर अगर देखें तो यहां पर भी आपको एक हैलोजन मिलेगा, ये आयोडीन है, तो ये हैलो एल्केन तो इस बार नहीं है, इस बार एल्कीन है, हैलो एल्कीन है ये, क्योंकि कार्बन कार्बन यहां पर डबल बॉन्ड है, तो हैलो एल्कीन है ये। अब देखिए यहां पर सबसे पहले हमें कार्बन का नंबर ऑफ एटम्स ढूंढना होगा, तो ये पता करना होगा कितना है, ये 3 है, मतलब ये प्रोपेन है, ये है प्रोपेन। प्रोपेन तो है नहीं, पूरा नाम अभी लिखेंगे, ये प्रोपीन है, माफ कीजिएगा, प्रोपीन है। 3 प्रोप जो है ये 3 कार्बन को इंडिकेट कर रहा है, और ये ENE इंडिकेट कर रहा है कि ये एल्कीन है, यहां पर डबल बॉन्ड है तो एल्कीन है। अब देखिए यहां पर आयोडीन जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा आयोडो, पहले जोड़ना होगा, हैलोजन है तो ये आयोडो पहले जुड़ जाएगा, आयोडो प्रोपीन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहां पर आप देखें ये जो है हमें क्या दिख रहा है, ये यहां पर हमें OH दिख रहा है, ये इंडिकेट कर रहा कि ये अल्कोहल है, ये एसिड नहीं है। एसिड होता, अगर ओइक एसिड होता, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहां पर होता सिंगल बॉन्ड और यहां पर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता, ये अल्कोहल है। अब देखिए सबसे पहले मैं यहां लिख दूं ये अल्कोहल है, अल्कोहल है। कार्बन का नंबर ऑफ एटम्स यहां पर 4 है, कार्बन का नंबर ऑफ एटम्स 4 होते साथ ये हो गया ब्यूट। अब कार्बन कार्बन देखिए सिंगल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा ब्यूटीन, और साथ में चूंकि ये अल्कोहल है तो अल्कोहल के लिए OL हमें अपेंड करना होता है, उसके लिए हमें इस E को हटाना होगा, वो बाद में हम जोड़ते हैं, तो इस E को हमें हटाना होगा और यहां पर OL जुड़ जाएगा, ब्यूटिनॉल, ये हो गया ब्यूटिनॉल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहां पर आप देखें ये जो है कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से और ये हाइड्रोजन, ये ग्रुप जो है ये ग्रुप इंडिकेट कर रहा है कि ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड के केस में हमें सफिक्स के तौर पे AL मतलब बाद में AL जोड़ना होता है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन का नंबर ढूंढेंगे। 2 कार्बन एटम 2 है तो ऑब्वियसली 2 के लिए इथ। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो ये इथेन हो गया। और यहां पर चूंकि ये एल्डिहाइड है तो लास्ट में हमें Al जोड़ना होगा, उससे पहले हमें इस E को हटा देना होगा। तो हमने इस E को हटा दिया और ये Al हमने जोड़ दिया तो ये हो गया इथेनॉल, ये इथेनॉल हो गया। वेल, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर आप देखिए ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कीटोन को इंडिकेट कर रहा है। तो ये हो गया कीटोन, ये हो गया कीटोन। अब देखिए कार्बन का नंबर से देखिए कितना है, कार्बन का नंबर है 4 कार्बन एटम है। 4 कार्बन एटम होते साथ ये क्या हो गया, ये हो गया ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो मैं यहां पर ब्यूटेन लिख देता हूं पहले। उसके बाद देखिए यहां पर चूंकि ये कीटोन है तो ONE जुड़ता है, तो ONE लास्ट में जुड़ेगा तो ये E जो है इस E को हटा के मैं ONE लिखूंगा सबसे पहले। और साथ ही साथ यहां पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो क्लोरीन के लिए हमें क्लोरो लिखना होगा पहले। सो क्लोरो, क्लोरोब्यूटानोन, क्लोरोब्यूटानोन। हम सभी ने कोयले को जलते हुए देखा है। कोयले में होता है कार्बन। यही कार्बन एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इस प्रोसेस में बहुत सारा हीट ये इवॉल्व करता है। कार्बन से बने हुए बाकी कंपाउंड्स में से बहुत सारे कंपाउंड्स जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हीट जनरेट करता है। जैसे कि यहां पर हम मीथेन को जलते हुए देख रहे हैं। यहां बर्फ के नीचे मीथेन का भंडार है। यहां बर्फ में छेद किया गया तो उससे मीथेन गैस निकल रहा है, उसी को जलाकर इस केतली को गर्म किया जा रहा है। हमारे घर में जो रसोई गैस होता है उसमें रहता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG, जिसमें मेनली प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। प्रोपेन और ब्यूटेन 2 हाइड्रोकार्बन्स है। सो ये भी इसी तरह से जलता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। पेट्रोल और डीजल भी हाइड्रोकार्बन्स ही है। ये भी बड़े एक्सप्लोसिवली जल सकता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये बहुत सारा हीट जनरेट कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कार्बन से बने हुए जो कंपाउंड्स हैं उनका केमिकल प्रॉपर्टीज किस तरह का होता है। बेसिकली हम 4 तरह के रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। एक तो हो गया कंबस्चन, जहां पर कि वो जलने के बारे में हम बात करेंगे। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो जलता है उसी को कंबस्चन कहा जाता है। दूसरा हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। फिर हम एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कंबस्चन रिएक्शन से। यहां पर क्या होता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो कंपाउंड चलता है तो सिर्फ कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इस तरह से कोयला जो जल रहा है और साथ ही साथ बहुत सारा हीट वो जनरेट करता है। कार्बन से बने हुए जो कंपाउंड्स है जैसे कि मीथेन CH4, ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। कार्बन का यहां ऑक्सीडेशन होता है। देखिए यहां पर ऑक्सीजन आके जुड़ता है, हाइड्रोजन यहां से बाहर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है इस रिएक्शन में और बहुत सारा हीट जनरेटेड होता है। उसी तरह से कार्बन से बने हुए बाकी कंपाउंड्स, यहां पर हम इथेनॉल का एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये जो इथेनॉल है इसे इथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसी तरह से जलता है और बहुत सारा हीट जनरेट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाते हुए हीट जनरेट करता है। यहां पर आप इथेनॉल का वेपर को जलते हुए देख रहे हैं इस जार के अंदर। तो ये तो था कंबस्चन रिएक्शन। यहां पर देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस केस में भी देखें तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। यहां पर भी कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि इस प्रोसेस में हीट जनरेटेड हो रहा है। कभी कभी ऑक्सीडेशन तो होगा लेकिन वहां पर हीट जनरेटेड नहीं होगा, बल्कि हमें हीट प्रोवाइड करना होगा। इस तरह के रिएक्शंस को हम ऑक्सीडेशन के कैटेगरी में रखेंगे। तो यहां पर देखें इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल को अगर एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में रखा जाए या उसके साथ रखा जाए और उसे गर्म किया जाए, या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ मिलाकर अगर गर्म किया जाए तो इस प्रोसेस में बनता है इथेनोइक एसिड। तो ये जो है ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है
और वही ऑक्सीजन क्या करता है, यहां से हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन को ये हटाता है, रिप्लेस करता है, और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ इस कार्बन के साथ आकर जुड़ जाता है। तो इस प्रोसेस में देखिए हीट इवॉल्व नहीं हो रहा है, बल्कि हमें हीट प्रोवाइड करना पड़ रहा है। तो पिछले एग्जाम्पल में, कंबस्टन के एग्जाम्पल में, हमने क्या देखा था कि वहां पर हीट जनरेटेड होता है, मतलब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। यहां पर ये रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एडिशन रिएक्शन। इस तरह के रिएक्शन में क्या होता है कि कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसा हाइड्रोकार्बन जहां पर कि कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहे, तो उस तरह के हाइड्रोकार्बन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इसे जब निकल या पैलेडियम जैसे कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, तो वो हाइड्रोजन क्या करता है, इस बॉन्ड को तोड़ देता है, डबल बॉन्ड को तोड़कर उसे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है, और वहां पर हाइड्रोजन एटम्स, 2 हाइड्रोजन एटम्स आके जुड़ जाता है। तो इस तरह के रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन कहा जाता है, जहां पर कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होता है। अगला रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लोरीन हाइड्रोकार्बन्स के साथ बहुत ही तेजी से रिएक्ट करता है। जैसे यहां पर एग्जांपल देखें, मीथेन के साथ क्लोरीन का रिएक्शन हो रहा है। यहां देखिए ये मीथेन है, यहां क्लोरीन के साथ ये रिएक्ट कर रहा है। यहां पर होता क्या है, क्लोरीन जो है एक हाइड्रोजन को यहां से सब्स्टिट्यूट कर देता है, एक क्लोरीन एटम, और यही हाइड्रोजन आके दूसरे क्लोरीन एटम के साथ जुड़ जाता है। तो यहां पर देखिए CH3Cl बना और HCl बना। तो इस तरह का जो रिएक्शन है, इस तरह के रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। यहां पर इस कंटेनर में हमारे पास है विनेगर। विनेगर होता है एसिटिक एसिड, डाइल्यूट एसिटिक एसिड, या फिर आप इसे इथेनोइक एसिड भी कह सकते हैं। अब अगर ये एसिड है तो फिर ये लिटमस पेपर का कलर को चेंज करेगा और रेड करेगा इसे। चलिए देखते हैं, और देखिए इसका कलर ये रेडिश हो गया, लाल लाल सा हो गया, मतलब ये एसिड है। और ये क्या है, ये है विनेगर। और यहां पर हमारे पास इस कंटेनर में है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जो कि बेसिक नेचर का होता है। अब अगर ये बेसिक नेचर का है तो फिर ये इस पेपर को, लिटमस पेपर को ब्लू करेगा। देखिए ये ब्लू बना दिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि अगर ये एसिड है, विनेगर अगर एसिड है, तो फिर इस बेस के साथ इसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। चलिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेस यहां पर इस टेस्ट ट्यूब में ले लेता हूं इस तरह से, और फिर हम उसमें थोड़ा सा फेनोल्फथालीन सॉल्यूशन इसमें डालेंगे। यहां पर हमारे पास फेनोल्फथालीन सॉल्यूशन है। इसे, ये जो कि कलरलेस होता है, इसे अगर इसका हम एक बूंद यहां पर डालें तो फिर ये पिंक कलर का हो जाएगा। देखिए इसका कलर चेंज हो गया। फेनोल्फथालीन खुद कलरलेस होता है, पर बेस के साथ जाके जब ये मिलता है तो फिर वो सॉल्यूशन पिंक कलर का हो जाता है। तो यहां पर देखिए ये जो सॉल्यूशन है ये पिंक कलर का हो गया। अब देखिए चूंकि विनेगर, चूंकि ये एसिड है, तो ये इसे न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज कर देगा मतलब अगर कुछ थोड़ा सा हम लोग अगर विनेगर इसमें मिलाते हैं तो फिर धीरे धीरे इसका कलर वैनिश कर जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन में होता क्या है, एसिड और बेस रिएक्ट करता है और एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है, मतलब कैंसिल करता है। धीरे धीरे इसका कलर देखे धीरे धीरे वैनिश करेगा, इसका कलर वैनिश करेगा। और इस प्रोसेस में, इस रिएक्शन में बनता है सॉल्ट और पानी। यहां पर सॉल्ट और पानी बनता है। थोड़ा सा अगर हम लोग इसे मिला दें तो देखिए कलर धीरे धीरे वैनिश कर रहा है। इसका कलर अभी थोड़ा सा लाइट हो गया है। थोड़ा सा और विनेगर अगर हम लोग मिला देंगे तो इसका कलर जो है ये कलर वैनिश कर जाएगा। चलिए हमने थोड़ा सा और विनेगर मिला दिया है। अब देखिए इसका कलर, जितना डार्क कलर था वो डार्क कलर अभी वैनिश कर रहा है। यहां से थोड़ा और मिला देते हैं, और अगर हम लोग इसे कुछ देर रख दे, छोड़ दे, तो फिर धीरे धीरे इसका कलर वैनिश कर जाएगा। या फिर इसे अगर हम लोग इस तरह से मिला देते हैं तो भी देखिए इसका कलर यहां से
वैनिश कर गया। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ, यहां पर बेस के साथ एसिड का रिएक्शन हुआ, एक दूसरे के इफेक्ट को इसने कैंसिल कर दिया। अब चलिए देखते हैं, चूंकि ये एसिड है तो फिर अगर सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इसका रिएक्शन करवाया जाए तो फिर यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलना चाहिए, क्योंकि हमने जब एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स का चैप्टर हम जब पढ़ रहे थे उस समय हमने ये चीज देखा था कि जो एसिड्स है उसके साथ सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट, इसका रिएक्शन होने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो यहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट है मेरे पास, थोड़ा सा सोडियम बाइकार्बोनेट मैं यहां पर अगर डाल दूं तो आप देखेंगे रिएक्शन शुरू हो जाएगा। आप देखिए रिएक्शन शुरू हो गया और यहां पर जो गैस यहां निकलेगा ये गैस होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलिए इसे थोड़ी देर में हम लोग टेस्ट करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा। अगर हम लोग एक जलती हुई माचिस की तिली को यहां ले जाते हैं तो देखिए ये बुझ गया। क्योंकि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है जो कि यहां पर इसे जलने से रोक रहा है। तो हमने दो रिएक्शन देखा यहां पर। चलिए थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे हम लोग इथेनोइक एसिड पे या एसिटिक एसिड पे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये जो इथेनोइक एसिड है इसे एसिटिक एसिड कहा जाता है और ये जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप में आता है। आप अगर यहां पर ये जो इथेनोइक एसिड का जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है यहां पर अगर आप ध्यान दें तो ये जो है ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये वीक एसिड होता है। देखिए बेसिकली एसिड्स को अगर हम पानी में मिला देते हैं तो वो दो आयंस में टूट जाता है, एक तो नेगेटिव आयन और दूसरा हाइड्रोजन आयन ये रिलीज करता है। जो एसिड कंप्लीटली पानी में जाके कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है, मतलब कंप्लीटली टूट जाता है, उसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये कंप्लीटली टूटता नहीं है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि टूटता नहीं है, कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स टूट जाता है। इस तरह के एसिड्स को वीक एसिड कहा जाता है। हर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये वीक एसिड होता है। तो यहां पर ये इथेनोइक एसिड भी वीक एसिड है। ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है बल्कि कुछ पार्ट इसका टूट जाता है दो आयंस पे और कुछ नहीं टूटता है। इसमें हम लोग डिटेल्स में बात किए थे। हम लोगों ने बात किया था चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स में। उस प्लेलिस्ट में जाके रिलेटेड वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर 5 से 8% एसिटिक एसिड का पानी में मिलाया हुआ सोल्यूशन हो तो उसी को विनेगर कहा जाता है। विनेगर हमारे किचन में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है और इसे हम प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी यूज करते हैं। इसके कुछ और भी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जैसे कि यहां पर मेल्टिंग पॉइंट आपको दिख रहा है 16.7 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 117.9 डिग्री सेल्सियस। इथेनोइक एसिड का कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होता है और इसका डेंसिटी पानी के डेंसिटी के लगभग बराबर होता है। पानी का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इथेनोइक एसिड का जो डेंसिटी है ये उसी के आसपास है 1.05 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इसके केमिकल प्रॉपर्टीज पे हम बात करेंगे। तो बेसिकली 3 तरह के रिएक्शंस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये एसिड है तो हम देखेंगे बेस के साथ किस तरह का रिएक्शन होता है। हमने थोड़ी देर पहले इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी देख लिया। अब हम इक्वेशन देखेंगे और हम ये देखेंगे कि इसका रिएक्शन कार्बोनेट्स के साथ और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ किस तरह का होता है। ये भी हमने डेमोन्स्ट्रेशन में देख लिया। हम इक्वेशंस देखने वाले हैं और फिर हम एक स्पेशल इक्वेशन पे बात करेंगे जिसे कि एस्टेरिफिकेशन इक्वेशन कहा जाता है। तो शुरुआत करते हैं बेस के साथ रिएक्शन से। देखिए नॉर्मली एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और पानी बनाता है। इथेनोइक एसिड भी यही करता है। अगर आप रिएक्शन पे ध्यान दें, अगर इथेनोइक एसिड का सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ रिएक्शन देखा जाए तो यहां पर बनता है सोडियम एसीटेट जो कि एक सॉल्ट है, ये सॉल्ट है और साथ ही साथ बनता है पानी। अगर कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ इसका रिएक्शन देखा जाए तो फिर हमें पता है कि जो एसिड्स होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। इथेनोइक एसिड कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और पानी बनाता है प्रोडक्ट के तौर पे। तो यहां पर 2 इक्वेशन देखें। यहां पर सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन हो रहा और यहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन हो रहा है। दोनों ही केस में देखें ये सॉल्ट है,
ये भी सॉल्ट है, सेम चीज है, और यहां पर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर बन रहा है प्रोडक्ट के तौर पे। अब बात करते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन पे। एथेनॉइक एसिड एब्सोल्यूट इथेनॉल, प्योर इथेनॉल के साथ रिएक्ट करके, अगर वहां पर एसिड कोई एक स्पेशल एसिड कैटलिस्ट के तौर पे भी रहे, तो फिर उसके साथ रिएक्ट करके, इथेनॉल के साथ रिएक्ट करके ये एस्टर बनाता है। चलिए रिएक्शन देख लेते हैं। यहां पर जो एथेनॉइक एसिड है, ये एथेनॉइक एसिड है और ये एथेनॉल है। एक स्पेशल कैटलिस्ट के तौर पे अगर एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाया जाए तो यहां पर आपको जो प्रोडक्ट दिख रहा है ये है एस्टर। ये एस्टर इसे परफ्यूम बनाने में यूज किया जाता है। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर होता है और साथ ही साथ ये जो एस्टर है ये वापस से, जैसे कि एसिड के प्रेजेंस में इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल मिल के जो एस्टर बना रहा था, वही एस्टर किसी एल्कली के प्रेजेंस में, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्कली के प्रेजेंस में ये वापस से एथेनॉल बना देता है। इस रिएक्शन को सपोनिफिकेशन रिएक्शन कहा जाता है, क्योंकि ये रिएक्शन यूज होता है साबुन बनाने के लिए, सोप बनाने के लिए, इसीलिए सपोनिफिकेशन, सोप बनाने के लिए इसे यूज किया जाता है। नॉर्मली सोप्स जो होता है ये सोडियम या पोटेशियम का सॉल्ट होता है, जैसे यहां पर ये सोडियम का सॉल्ट है, सोडियम और पोटेशियम का सॉल्ट होता है, और लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम पोटेशियम सॉल्ट होता है। ये शॉर्ट चेन है, यहां पर दो कार्बन्स है। अगर ये लॉन्ग चेन होता, बहुत सारे कार्बन्स रहता, तो फिर यहां पर ये बन जाता सोप। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग इथेनॉल पे बात करेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड है। पहले हम लोग कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इथेनॉल जो है ये कॉमनली इसे अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स बिकता है मार्केट में, उसमें इथेनॉल यूज होता है। ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें घुल जाती है, इसीलिए इसे मेडिसिन के तौर पे भी यूज किया जाता है। आप अगर होम्योपैथिक मेडिसिन अगर कभी आपने लिया होगा तो आपको पता होगा कि बेस के तौर पे वहां पर अल्कोहल यूज किया जाता है, स्पेशली इथेनॉल यूज किया जाता है। तो उस तरह के मेडिसिन में बहुत सारे कफ सिरप्स भी आता है, और टिंचर आयोडीन जो है उसमें सॉल्वेंट के तौर पे इथेनॉल को यूज किया जाता है। इथेनॉल पानी में बहुत बेहतरीन तरीके से डिसॉल्व हो जाता है। इथेनॉल किसी भी प्रोपोर्शन में रहे पानी में ये घुल जाता है, और इसका जो टेस्ट होता है ये बर्निंग टेस्ट होता है, जलन होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट नेगेटिव 114.5 डिग्री सेल्सियस होता है, बॉइलिंग पॉइंट 78.5 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका भी कोई कलर नहीं होता है, और इसका डेंसिटी पानी के डेंसिटी से बहुत कम होता है, लगभग 0.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। अब इथेनॉल के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। हम बेसिकली दो तरह के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। एक तो उसका रिएक्शन सोडियम के साथ किस तरह का होता है, और फिर वो किस तरह का रिएक्शन है जिसमें कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ये कन्वर्ट हो जाता है। इथेनॉल ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले सोडियम के साथ रिएक्शन हम लोग देखेंगे। इथेनॉल जो है सोडियम के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन रिलीज करता है। यहां पर आपको ये इक्वेशन दिख रहा है, और यहां पर हम लोग एक छोटा सा क्लिप भी देखेंगे। तो यहां पर आप देखें जो बबल यहां से निकल रहा है, नीचे जो है यहां पर ये सोडियम है, और वहां से जो बबल निकल रहा है वो बबल जो है वो हाइड्रोजन गैस का बबल है। यहां रिएक्शन आप देखें, इथेनॉल के साथ सोडियम के रिएक्शन में यहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं कि किस तरह से ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाता है। अगर इथेनॉल को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत सारा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाकर अगर गर्म किया जाए, लगभग 443 केल्विन टेम्परेचर में ले जाया जाए, तो फिर ये इथीन प्रोड्यूस करता है। इथीन एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। यहां पर आपको इथीन दिख रहा है, डबल बॉन्ड है, तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कोविड-19 ने हमें बहुत कुछ सिखाया। इसमें से एक है हाथ धोना। हाथ धोने से हाथ साफ हो जाता है, और ऐसा भी कहा जाता है कि साबुन पानी में बैक्टीरिया, वायरस जैसे पैथोजेंस वो मर जाता है।
तो साबुन में ऐसा क्या खास बात है कि वो गंदगी को साफ कर देता है, और साबुन में ऐसा क्या रहता है कि उसमें पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरस जैसे पैथोजेंस उसमें सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि साबुन कैसे काम करता है। तो शुरुआत करते हैं साबुन के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से। देखिए, साबुन होता है लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट। यहां पर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है। चलिए इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। कुछ इस तरह का है। यहां पर जो नोड्स है, ये नोड्स यहां पर कार्बन एटम्स है, और जो जितना रिक्वायर्ड हाइड्रोजन एटम है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। आप इस फिगर में देख ले। यहां पर इस ग्रुप को देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। यहां पर जो स्पेशल कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दिख रहा है, जिसमें कि 12 कार्बन एटम्स है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को लॉरिक एसिड कहा जाता है। इस लॉरिक एसिड को कोकोनट ऑयल से, दैट मीन नारियल के तेल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जो साबुन है वो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट या फिर पोटेशियम सॉल्ट होता है, और जो डिटर्जेंट होता है जिससे कि हम कपड़ा साफ करते हैं, वो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का अमोनियम सॉल्ट या फिर सल्फोनेट सॉल्ट होता है। अब देखिए, ये साबुन जब पानी में घुलता है तो क्या होता है? पानी में घुलते साथ ये मॉलिक्यूल 2 आयंस में टूट जाता है, नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन में ये टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए हमें पानी के स्ट्रक्चर को समझना होगा। पानी पोलर मॉलिक्यूल है। पानी होता है H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम मिलके जो मॉलिक्यूल बनता है वो होता है पानी। तो यहां पर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने शेयर किया है, उसे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण अपने तरफ खींच लेता है। और इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर अगर ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा ओरिएंटेड होगा या ज्यादा उसके तरफ आएगा, तो ऑक्सीजन में थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज यहां पर ऑक्सीजन की तरफ आ जाता है, जिसे कि हम पार्शियल नेगेटिव चार्ज कहते हैं, जिसे डेल्टा माइनस से डिनोट किया जाता है। और हाइड्रोजन की तरफ, चूंकि हाइड्रोजन से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दूर गया है, तो हाइड्रोजन की तरफ पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा उसका इन्फ्लुएंस आ जाता है। तो यहां पर बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड पानी के मॉलिक्यूल के इर्द गिर्द। अब देखिए, पानी में जब इस तरह का मॉलिक्यूल आता है, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो फिर पानी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन 2 आयंस को स्प्लिट कर देता है, और स्प्लिट करने के बाद ये इसमें नेगेटिव चार्ज रह जाता है, और ये पॉजिटिव जो आयन है, सोडियम आयन हो, पोटेशियम आयन हो, अमोनियम आयन हो, वो इससे अलग हो जाता है। और अलग होने से एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी निकल के आता है कि यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है उसके कारण इसमें पोलर नेचर आ जाता है। इसे हम लोग हेड कहते हैं, और ये पीछे वाला जो सेक्शन है, जो हाइड्रोकार्बन वाला सेक्शन है, उसे नॉन पोलर टेल कहा जाता है। इसमें कोई पोलैरिटी नहीं होता है। चूंकि इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसका प्रॉपर्टी है, हेड का प्रॉपर्टी है कि पानी उसे अट्रैक्ट कर लेता है। और चूंकि यहां पर कोई भी चार्ज नहीं है, इस चेन में कोई चार्ज नहीं है, टेल में कोई चार्ज नहीं है, कोई पोलैरिटी नहीं है, इसीलिए ये पानी इसे अट्रैक्ट नहीं करता है। तो ये हाइड्रोफोबिक सेक्शन हो गया। अब से हम लोग इसी चीज को कुछ इस तरह से देखेंगे, हाइड्रोफोबिक टेल और ये हाइड्रोफिलिक मतलब पानी से अट्रैक्टेड होने वाला हेड। इसे मिसल कहा जाता है। चलिए देखते हैं पानी में ये गंदगी साफ करने के लिए किस तरह से काम करता है। तो ये वो सरफेस है जिसे हमें साफ करना है। इस सरफेस में यहां पर गंदगी है, और गंदगी नॉर्मली जो डर्ट होता है ये नॉर्मली फैट से बना हुआ होता है, और यहां पर बहुत सारे मिसल्स आप देख रहे हैं। चूंकि ये मिसल्स जो है, ये वाला पार्ट जो है, हेड पानी से अट्रैक्टेड होता है और टेल जो है पानी से रेपेल्ड होता है, इसीलिए ये खुद को कुछ इस तरह से ओरिएंटेड कर लेता है। ये टेल जो है, चूंकि ये हाइड्रोकार्बन है, इसीलिए ये दूसरे हाइड्रोकार्बन से अट्रैक्टेड होता है, इसीलिए ये फैट के तरफ ओरिएंटेड हो जाता है ये टेल। और हेड जो है ये पानी की तरफ ओरिएंटेड होता है, क्योंकि हेड को पानी खींचता है और टेल को फैट खींचता है। फिर धीरे धीरे वो इसे पुश करता है, और चूंकि हम लोग उसे साथ ही साथ कपड़ा जब हम साफ करते हैं तब हम कपड़े को खंगालते हैं, हाथ जब साफ करते हैं तो हाथ को घिसते हैं, तो यहां पर जो फोर्स अप्लाई किया जाता है, जो उसके कारण पानी के मॉलिक्यूल्स इधर उधर मूव करने लगता है, जो कि इसे
धकेलता है, इस डर्ट को, मिसल लगा हुआ डर्ट को ये धकेलता है। धीरे धीरे ये जो है ये यहां से सरफेस से अलग हो जाता है और मिसल्स जो है इसके साथ इस तरह से चिपक जाता है कि ये एक स्फेरिकल शेप जैसा ले लेता है। फिर ये वापस उस सरफेस में जाके चिपक नहीं पाता है। इसका खास बात यह है कि ये मिसल्स जो इसे ढक के रखता है, फैट को ढक के रखता है और एक स्फेरिकल शेप बनाता है, ये पानी में फ्लोट करते रहता है, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन बना देता है। ऐसा क्यों? बहुत सारे इस तरह से मिसल लगा हुआ डर्ट एक साथ मिलके बड़ा स्फीयर नहीं बना पाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहां पर सारे हेड्स को देखें तो सारे हेड्स निगेटिवली चार्ज्ड है, यहां पर भी दूसरे ब्लॉब में भी ये सारे निगेटिवली चार्ज्ड है, ये भी सारे निगेटिवली चार्ज्ड है। इसीलिए एक दूसरे के साथ इसमें रिपल्शन होता है, एक दूसरे को ये अपने से दूर धकेलता है। इसीलिए ये सब मिलके एक जगह पे जाके जुड़ नहीं पाता है, बल्कि पानी में ये कोलॉइडल फॉर्म में ये फ्लोट करते रहता है और ये वापस जाके इस सरफेस में नहीं चिपक पाता है। अब वायरस बैक्टीरिया के केस में क्या होता है, देखिए इन पैथोजेंस का जो सरफेस है, दैट मीन जो सेल मेम्ब्रेन है, वो फैट से बना हुआ होता है। तो यही मिसल्स आके उन फैट्स के साथ जुड़ जाता है और उसे खींच के अलग कर देता है और जो अंदर वाला हिस्सा है वो अंदर वाला हिस्सा बाहर निकल जाता है और बैक्टीरिया वायरस जो है वो मर जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है पीरियोडिक टेबल। उसका लिंक आपको यहीं पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।